आज हमारे साथ एक बेहतरीन इंसान हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक नई शुरुआत की है। रिटायरमेंट को जहाँ पर कुछ लोग एक खात्मा मानते हैं, लेकिन इन बाबू साहब ने एक नई शुरुआत की है और आज उस शुरुआत के दम पर इन्होंने एक मिसाल पेश की है कि घर पे रहते हुए कैसे आय का सृजन करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने एक प्रकार से यहाँ पर शुरुआत की है, जिसको देख के समाज में लोग सीख सकते हैं कि जिसके पास ज़मीन है वो अपने ज़मीन का सदुपयोग करते हुए कैसे पैसे कमा सके और भी लोगों को उससे रोज़गार दे सके। तो हमारे साथ हैं मिस्टर जयप्रकाश सिंह जी, जिनसे आज आपको हम मिलाएंगे। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके माध्यम से ये हमसे मिले और ये मीटिंग तय हुई कि बाबू साहब। जी 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 जी। तो आपका स्वागत है बाबू साहब हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। अनिल सर, आप तो बहरहाल मुझे जानते हैं, लेकिन मैं दर्शकों को अपने बारे में परिचय बताना चाहूँगा कि मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हृदय नारायण सिंह जी यहीं दीवानगंज के हम निवासी हैं और हमने 15 साल आर्मी में नौकरी की, 16 साल 2 महीने नौकरी की। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले लिया। आने के बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के बाद में मैंने अपना बिजनेस अपने छोटे बेटे को हैंडओवर किया। जब वो इस लायक हो गया तो मैं फ्री हुआ, तो मुझे ये लगा कि अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने अपनी खेती शुरू की। और खेती शुरू करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि केवल पैसा अर्न करना। मेरा मकसद ये था कि मैं कुछ अपने जो दर्शक हैं, किसान भाई हैं, जो कि कुछ कारणवश कुछ नॉलेज न होने की वजह से खेती नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। मैं 2 साल तक मैंने काफ़ी मेहनत की, कई जगह ट्रेनिंग ली, कई जगह जाके फार्म हाउसों पे सीखा है। जी। और धीरे धीरे उसको एक तरीके से डायरी में मैंने मेंटेन किया। जी। और आपको मैं डायरी भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे मेंटेन किया है खेती के बारे में कैसे मैंने सीखा है और कैसे मैं आज बता सकता हूँ लोगों को। सही बात है। तो आज ट्रेनिंग की इतनी बड़ी आदमी काम नहीं कर सकता। जी। तो आप कब रिटायर हुए? डायरी लिखो। कब रिटायर हुए? और जब आप रिटायर हुए तो आप उस समय आपकी क्या मनोस्थिति थी कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या पहले से प्लानिंग थी कि आपको ऐसा कुछ करना है? नहीं, देखिए, अब ये कहना तो गलत होगा कि जो है हमने पहले से प्लान किया था कि मैं जाके खेती करूंगा। पहले से मैं बिजनेस संभाला। मैंने आने के बाद हमारे छोटे भाई साहब ने बिजनेस सेटअप किया हुआ था और हमारा दोनों को प्लान ये था कि हम आकर के बिजनेस करेंगे। बहुत अच्छा हमारा बिजनेस सेटअप हुआ, अच्छा चला भी। अच्छा। हाँ, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है, उससे थोड़ा सा अब बच्चे बड़े हो गए तो हमने उनको हैंडओवर कर दिया कि बिजनेस आप देखिए। अच्छा। वो बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे ने सेट करके रखा है। अगर आप देख भी सकते हैं वहाँ जाकर के मेरा बिजनेस कि मैं कहाँ था और बच्चा कहाँ लेके गया। सही बात है। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात। सही बात है, सही बात। उसके बाद मैं खेती पे आया। तो मेरा मकसद ये था कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम, जैसे कि आपने कभी एक बार मुझसे क्वेश्चन किया कि इसका मकसद क्या था आपका खेती का, तो मेरा मकसद केवल ये था कि मैं सभी जनता को जो हम लोग जहर खा रहे हैं उससे उनको मुक्त करूं। अच्छा। मेरा मकसद था जहर मुक्त भारत का निर्माण करना। तो मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, तो मैंने एक टीम बनाई है। मेरी बहुत बड़ी टीम है, अगर आप देखेंगे। अच्छा। तो हमारा चैनल के थ्रू जो है काफी बड़ी टीम जुड़ी है। सारे किसान ही जुड़े हुए हैं। सारे किसान जुड़े हुए हैं। और अब आज आपके माध्यम से काफी लोग और जुड़ेंगे, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपकी जो टीम बनाई है उसमें किस प्रकार कार्य होता है? टीम आपकी क्या काम करती है? कि केवल जागरूकता फैलाती है कि और कोई काम? नहीं, देखिए, जागरूकता ही नहीं है। जैसे किसान को बीज चाहिए, हम डायरेक्ट कंपनी से मुहैया करा देते हैं। ये मतलब 4500 का बीज अगर 3200 में किसान को मिल रहा है तो किसान का फायदा हुआ। मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मुझे पेंशन भी मिलती है, मेरा बच्चा भी कमा रहा है, मैं खेती भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे सारे किसानों की मदद होती तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सही बात है। तो आप मेन चीज आपका कि उनको सही जानकारी देके उनकी जो किसान पैदा करते हैं, जैसे जैविक गेहूं पैदा तो कर लेना आसान है, लेकिन उसको बेच लेना मुश्किल है। तो हमारे ग्रुप के थ्रू वो खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। किसी ने हल्दी पैदा की है तो वो आपस में ही चैनल के थ्रू हमारे वो खरीदारी हो जाती है। तो आपके
अपने चैनल के बारे में बताइए, किस चैनल के थ्रू खरीदारी होती है? ये मेरा देसी खेती जुगाड़ नाम इसलिए रखा है जी, देसी खेती जुगाड़ मैंने नाम इसलिए रखा है कि हम पहली बात तो हम अपने देहात से बिलोंग करते हैं, शहर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और सारे लोग हमारे जो किसान हैं वो देहात से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए पहला शब्द मैंने देसी रखा। खेती है ही है, और जुगाड़ इसलिए रखा है कि जितने कम पैसे में जो भी हम काम कर सके। मैंने कई इक्विपमेंट आपको दिखाए हैं, तो उसमें कमेंट भी आता है कि 100 साल पुराना है, लेकिन 100 साल पुराना है जरूरी नहीं है कि हर किसान जानता हो। तो YouTube के माध्यम से मैंने उसको डाला। मैंने एक आपका शॉर्ट देखा, करीब 5 लाख लोग उसको देख जी हाँ, 5 लाख व्यूवर्स हैं। तो मुझे ये तसल्ली होती है कि आज भी हमारे किसानों को इसकी जरूरत है, तभी 5 लाख लोग देख रहे हैं उसको, नहीं तो क्यों देखते हो, उसको स्किप कर देते, और जब तक पूरा वीडियो देखा रह जाएगा काउंट नहीं होगा, तो इसलिए इसका नाम मैंने ये रखा। अच्छा, शॉर्ट आपका एक बहुत हाई वो हुआ है, बाकी और बहुत सारे वीडियो? हाँ, कई वीडियो हैं वायरल है। अच्छा सर, एक आप हमारे बड़े भाई भी हैं और देश के समर्पित जवान भी हैं, एक चैनल के रूप में अनिल ओझा शो को किस रूप में देखते हैं? एक आप जैसे अनिल ओझा शो यूट्यूब चैनल, बहुत सारे चैनल हैं। देखिए, आपको बहुत छोटी बात मैं कहता हूँ कि लोग पहले गुल्ली डंडा खेला करते थे, तो पूरे 4-6 गांव के लोग उसको जानते थे कि बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहा है, बहुत बढ़िया मारता है शॉट। हाँ, मैं गुल्ली डंडा की बात कर रहा हूँ। फिर जब हम क्रिकेट पे आते हैं, वॉलीबॉल है, हॉकी है, तो हमारे बच्चों की प्रतिभा का हम अवलोकन तभी करते हैं जब कहीं किसी माध्यम से हमको दिखता है, क्योंकि फिजिकल अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो आपके माध्यम से हमारे ही प्रतापगढ़ के ही ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे वो चाह करके भी क्रिकेट को सब देखते हैं, लेकिन अपने गांव का क्रिकेट, अपने एरिया का क्रिकेट तो वो लोग बड़े चाव से देखते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं आप चंडीगढ़ गया हुआ था, तो यहीं के एक हैं हमारे पांडे जी के लड़के हैं, दीपू पांडे जी, तो वो देख रहे थे, तो हमने बोला क्या है, कहन अरे अपने ओझा जी का, तब हमको मालूम हुआ कि आपका भी चैनल चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। उससे पहले मैं नहीं जानता, तो फिर उसी टाइम मैंने सब्सक्राइब किया चंडीगढ़ में रहते हुए। चंडीगढ़ में आपने चैनल? हाँ, चंडीगढ़ में आपका चैनल मैंने देखा, वहाँ के कई लोग बैठ के देख रहे थे जो हमारे बेसिकली प्रतापगढ़ के थे। अच्छा। उनको ये लगता कि हम प्रतापगढ़ का मेरा जो है चैनल चल रहा है। तो जैसे आप खेती किसानी जुगाड़ के माध्यम से आप दर्शकों को क्या क्या जानकारी देना चाहते होंगे? मैं दर्शकों को A to Z जानकारी दूंगा, बशर्ते मेरा ये सोचना है कि अगर आप जैविक के बारे में, A to Z से मतलब आपका मतलब A to Z से मतलब यह है कि शुरू से लेकर के खेती का जो लागत से लेकर के बेचने तक की बात मैं करता हूँ। अच्छा। और प्लेटफॉर्म भी मैं दूंगा अगर बेचने वाली बात है। हमारी जो सोच ये है कि आगे आने वाले समय में 4 रुपए का हमारा सब्जी तैयार होता है, किसान बेचता 4 रुपए में, और उपभोक्ता को जो है उपभोक्ता को 40 रुपए में मिल रहा है। तो ये 36 रुपए का गैप क्यों आया? ना तो मेरे किसान को मिल रहा है, किसान लागत कितनी लगा रहा है, जबकि उसको कम से कम 10 रुपए मिले तब उसको कुछ फायदा मिलेगा। आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि एक किसान कैसे देश और समाज को बेहतर बनाने में एक किसान कैसे योगदान दे सकता है? देखिए, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, सही बात, कि अगर एक किसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो पूरी दुनिया भूखों मर जाएगी। हाँ, ये तो बात। और अगर किसान इसके साथ साथ आपको जहर मुक्त भोजन देने का प्रयास करे, तो हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो लोग इसको अन्न को खाने वाले हैं, वो हमारे किसान का मनोबल बढ़ाएं। मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि किसानों का मनोबल बढ़ाएं। आप हमारे कमेंट्स में लिखिए कि आप हमारे किसानों को जो है जैविक पैदा करें, मैं खरीदूंगा, तो हमारे किसानों को मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि उनके मन में अभी भी ये है कि मैं जैविक अगर पैदा करूंगा तो बेचूंगा किसको। तो आप भी आगे बढ़िए ना, 2 कदम आगे बढ़िए। किसान तो आगे बढ़ ही रहा है, उसको ये पता है कि जैविक मैं करूंगा तो मेरी पैदावार कम होगी। अच्छा, बिल्कुल, 1-2 साल तक तो कम होगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं उसमें पैदावार के लिए भी जैविक में अगर मेरे साथ जो किसान जुड़ करके सब खेती करेगा, चाहे वो धान गेहूं की करे और चाहे सब्जी की करे, मैं बिल्कुल कम नहीं होने दूंगा। जैविक के साथ बिल्कुल सर, मैं गारंटी देता हूं। मेरे पास ऐसे टिप्स हैं
और मैं सबको सलाह देता हूँ, आप मेरा व्हाट्सअप चेक करिए, मेरा आप जा करके देसी खेती जुगाड़ चैनल जो है उसको चेक करिए, उसमें कमेंट्स आते हैं, उसमें फोटोज डाली जाती हैं कि मुझे ये रोग लगा, ये करना है, वो करना, तो मैं सबको सलाह देता हूँ। तो अभी आप जो भी खेती करते हैं सब जैविक करते हैं? जी, मैं पूरा 100% जैविक करता हूँ। जो भी आपके यहाँ उत्पादन होता है जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, सब कुछ जैविक? मैं इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप आइए, आप आज से 4-6 साल पहले भी आके हमारे यहाँ चाय पी के गए हैं। हाँ हाँ। और आपने आज भी पी है। हाँ। अब आप खुद बताइए कि तो दोनों में फर्क क्या था। आज चाय जो है आपकी बहुत जबरदस्त, ऐसी एक नंबर की चाय। कहीं हम और कुछ तो नहीं डालते हैं, वही चीनी, वही चाय पत्ती, वही सब कुछ अदरक है। केवल फर्क क्या है कि जो मेरा दूध है उसकी क्वालिटी चेंज हो गई है। अच्छा। ना मैं भूसा यूज करता हूँ रासायनिक, न जो है मतलब जिस गेहूं खेत में डाला गया हो रासायनिक, मैं उसको यूज नहीं करता। भूसा नहीं यूज करते? बिना भूसा? जी सर, मैं भूसा भी नहीं यूज तो करता। दोस्तों एक मतलब बड़ी बात है कि अगर आप गाय पालते हैं और भूसा नहीं यूज करते हैं जी, और इनकी गाय मैं देख रहा हूँ कि गाय इनकी बहुत तंदुरुस्त है, अच्छी भी है। आप फोटो लेकर के डालिएगा, दिखाइएगा। हाँ। अच्छा सर, आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक किसानी में भी पूंजी की जरूरत होती है जी। अगर जिन किसान के पास पूंजी नहीं है जी, तो कैसे जैविक खेती कर सकता है? सर देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कहूँगा अगर जैविक खेती करना है तो आप मेरे पास आइए, मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको। और शर्त यह है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता था अभी तक। अच्छा। लेकिन अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग नहीं दूंगा। उसका मकसद ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आदमी पैसा नहीं खर्च करता तो उसके पास लापरवाही होती है, वो 2 दिन ट्रेनिंग लेके तीसरे दिन गैप मार देता है। हाँ, ये तो मैं उसको तीसरे दिन के लिए जो और 4 लोग आए हुए हैं, मैं उनको आगे पीछे नहीं कर सकता ना। तो इसलिए मैं पैसा लेके ट्रेनिंग दूंगा और जैविक पूरी ट्रेनिंग दूंगा। और रही बात पैसे की, तो पूंजी ना के बराबर लगेगी अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो। अच्छा। और अगर आप डाई यूरिया की तरह खरीद के डालना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे जिसकी खाद डालिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, चाहे जिस कंपनी का आप डालिए आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो सियासती है, मैं इससे अलग से पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए सर, कोई ऐसा बात नहीं। जैसे आपने डाई यूरिया की बात की जी, और अभी आपको पता है किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000 रुपए भेज रही है किसानों को जी। बहुत सारे किसानों को भेज रही है और इसके वजह से सरकार पे एक अच्छा खासा बोझ भी पड़ रहा है। जी जी, मानते हैं बोझ पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। केवल एक यही मद जो है सरकार के अच्छे खासे बजटों में है। जी बिल्कुल। तो इस एक किसान के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसकी बजाय अगर वो आपको साल में एक तय सीमा में 2 बोरी DAP आपको दे देती है तो बेहतर रहेगा कि ये पैसा अगर आपको मिलता है? देखिए सर, आपने बचपन में बहुत कहानी सुनी होगी। पैसा मतलब जी, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ। बचपन में कहानी सुनी हुई कि आपने एक बच्चे को दे दीजिए 1 रुपया, एक बच्चे को 1 रुपया दे दीजिए, बोलिए पूरे घर को भर दे, वो जो सामान ले आए पूरा घर को भर दे। तो एक बच्चा रुई लेके आता है और एक बच्चा दीपक लेके आता है। तो सर जो हमारे किसान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डाई सब्सिडी, अरे जो गवर्नमेंट आपको दे रही है उसको यूटिलाइज करिए ना, उसका सही उपयोग करिए। सही बात है। जो आपको 6,000 रुपये मिल रहा है, आप उसको ले करके दारू पी लेना या सब्जी खरीद के खा लेना या अपना खर्चा चला लेना। आपको जिसके लिए दिया गया वो केवल आपको खेती के लिए दिया जा रहा है, तो आप उसका यूज करिए ना। कर्जा काहे को ले रहे हैं आप? बस इतनी सी बात है। किसान चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे, जो समझदार हैं वो उसी पैसे का यूटिलाइज करते हैं, खेती कर रहे हैं। अब एक बंदे की मिसाल दूं मैं, 3 साल पहले का है ये। 3 साल पहले उसको 6,000 रुपये मिला, उसने हल्दी की खेती की और आज 5.5 कुंटल हल्दी बो करके और वो 90 कुंटल हल्दी पैदा किया है उसी प्रधानमंत्री से। और मैंने हल्दी का वीडियो डाला हुआ है। वो पंडित जी हैं, मिश्रा जी हैं हमारे, और उनका वीडियो देख सकते हैं।
तो उन्होंने धीरे धीरे उस हल्दी को बीज के रूप में कन्वर्ट करके और आज उन्होंने 90 कुंटल हल्दी बेची है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे तो से जो सदुपयोग जैसे करना चाहे। सही बात, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, तो उनसे मिलवाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं, उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे वीडियो में, अच्छा। आप देख सकते हैं जी। और वो भी पूर्ण जैविक खेती करते हैं। इसके बाद भी जैसे आप 6000 गवर्नमेंट दे रही है किसानों को, तो भी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन हो रहे हैं। मानते हैं यूपी में तो अपन लोग, आप किसान हैं, आप तो आंदोलन कर रहे हैं आप आंदोलन के लिए? नहीं, कभी नहीं करूंगा मैं। तो क्या आप किसान आंदोलन क्या है इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, क्यों आंदोलन, क्यों ये सब हो रहा है? देखिए अनिल सर, मैं आपको एक बात कहूँ, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। किसान हमारी वो मुर्गी है जो अपने 20-22 अंडों को लेकर के बैठी है। अगर उसको सांप काटने दौड़ता है तो क्या करती है, आप इतना बताइए क्यों? वो अपने अंडों को बचाती है, अपने आप को बचाती है, और वो अंडों को और सांप को छोड़ करके बाघ से लड़ने नहीं जाती। बिल्कुल सिंपल फंडा है। मेरा किसान जब खेत में जाता है, मैं एक एक पौधे को चढ़ाता हूँ, और जब वो पौधा कभी सूख जाता है तो मेरे शरीर की 5 खून की बूंदें सूख जाती हैं। मैं कैसे मालूम वो किसान है जो कि अपनी खेती को छोड़ करके और दिल्ली में जा करके अनशन पे बैठा है? वाह वाह दोस्तों, सोचने वाली बात है जो जेपी भाई ने बोला है। वाकई वो किसान अपने खेत में रहेगा तभी किसान, वो किसान है ही नहीं है, मैं उसको किसान नहीं मानता हूँ। रही बात, आज आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट जो बनाती है, आप एक सोचिए, परिवार का मुखिया होता है, वो अपने घर के लिए कभी बुरा सोचेगा? नहीं सोचेगा ना। चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, मुझसे बीजेपी और कांग्रेस और सपा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूं कि आज से पहले भी तो बिल पास होते थे। सही बात। तो आज कृषि कानून पास हुआ है, हम कहते हैं एमएसपी। अगर एमएसपी आप बता दीजिए, अगर नहीं होगा, मेरा किसान यहाँ से तैयार करता है खीरा, और विश्वास करिए 250 रुपए का 10 ग्राम बीज आता है। अच्छा, 250 रुपए का। अगर वीएनआर का क्रिस वेराइटी में दिखाऊंगा आपको चल के, उसका 10 ग्राम बीज आता है। और 10 ग्राम बीज को आप बताइए बोने के बाद में किसान उसका बीज का पैसा नहीं निकाल सकता जब 4 रुपए किलो अगर हमारा खीरा बिकेगा। तो जब एमएसपी बनेगी, मिनिमम और मैक्सिमम जो प्राइजेस होंगे, अगर उसमें 10 रुपए का हो गया तो अब देख लिया 10 रुपए किलो में ही बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। अच्छा, तब किसान को ये तसल्ली हो जाएगी ना। तो इस प्रकार से फायदेमंद आप लोग कहते हैं, के लिए। नहीं कहते हैं कि उद्योगपति पैसा देगा। मैं कहता हूँ मैं पैसा दूंगा, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं 4 लोगों को पैसा दे दूंगा। भाई 1 लाख मैंने इकट्ठा किया है, 25-25 हजार रुपए दे दूंगा, खेती करिए आप उससे ज्यादा कमाएंगे। तो उसमें क्या होगा, वो पहले मेरा 25 हजार लौटाएगा। सही बात है। पहली बात तो कर्ज मुक्त होगा। दूसरी बात, मैंने उसकी फसल खरीदी, मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए पैदा किया, 25 मेरे को दे दिया, 75 हजार उसको मिला। फिर भी 25 अगर उसकी लागत निकाल दीजिए तो 50 हजार रुपए उसका फायदा है। तो अगर कर्ज वो बैंक से लेता है, आप बता दीजिए ईमानदारी से, आपने भी देखा होगा कि बैंकों में 5 साल का इंतजार होता कि अगली गवर्नमेंट बदली होगी, ये मेरा कर्ज माफ हो जाएगा। सही बात। उसके चक्कर में ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाएगा। किसान तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है कर्ज लेकर के, और उद्योगपति से लेगा। उद्योगपति ने ये भी कहा है ना, चाहे जो भी उद्योगपति इसके साथ जुड़ने वाले हैं, मैं भी कह रहा हूँ, अगर मेरा 25 हजार लगा है, नहीं आपको फायदा हुआ, अगली फसल में आप दे दीजिएगा। लेकिन बैंक करेगी, बैंक तो अपना ब्याज लेगी ना। अच्छा, उद्योगपति अगर 25 हजार दे रहा है तो 4-6 हजार रुपए, 10 हजार रुपए वो भी एक्स्ट्रा कमाएगा, तो नुकसान किसान का कहाँ? तो किसान, ये किसान ही है जो बता रहे हैं कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो वास्तव में किसान नहीं है, वो एक प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी भी अपने राष्ट्रीय ध्वज का आप सम्मान न करके आप कहाँ से ये दिखा रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ? भारतीयता रह कहाँ गई आपके अंदर? अच्छा, एक किसान के तौर पे आप किस फसल की खेती को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, बड़ा आपने अब ये क्रिटिकल जो है प्रश्न पूछ लिया है। मतलब कोई इंडिविजुअल एक बताइएगा। नहीं, फसल हमारी देखिए सारी है। अगर हम किसी एक पे जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं। कोई भी आप फसल लगाइए, देखिए कोई भी फसल आपको नुकसान तभी देती है जब कहावत लाचारितार्थ होती है, दयु बद कही धनी किसान। जब प्रभु अगर उसको न बिगाड़े तो। सब्जी में बताइए कि सब्जी में मान लीजिए
किस सब्जी की खेती सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है? अब देखिए खेती तो करने में इजी रखती है, कम लागत। अब एक कम लागत में अगर आप लगा के चलेंगे तो कम लागत किसी की भी नहीं है। लागत सब में लगती है। चलिए, बहुत अच्छा, लागत सब में लगती है ओझा जी। और अगर आप प्याज की खेती कर लीजिए, मैं आपको अपनी प्याज दिखाऊंगा अभी। अच्छा, कौन सी खेती में सबसे कम लागत और मुनाफा ज्यादा होता है? अब अगर इसको करें तो कम लागत और मुनाफा ज़्यादा में अगर देख के चले तो हमको बैंगन भी ठीक लगता है, बैगन, खीरा भी ठीक लगता है। लेकिन अगर प्रॉफिट इसका जब रेट नहीं मिलता है तब हमारा ये जो कहा गया कि इसमें प्रॉफिट अच्छा है, ये फिर मेरा जवाब जो है धराशायी हो जाता है। हाँ, सही बात है। तो रेट के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है हमारी एमएसपी लागू होनी चाहिए, जो कृषि कानून बना है। अच्छा, अगर एमएसपी लागू हो जाती है तो हमारे किसानों को एक तसल्ली मिलेगी कि आज मेरा जो है सामान इतने रेट में जाएगा। अच्छा बाबू साहब, कोई भी ऐसी खेती है जिसमें बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े, वो आराम से हो जाए? नहीं, कोई ऐसी खेती नहीं है। आप बिना मेहनत किए किसी भी खेती को नहीं कर सकते हैं, ये बात आप साफ मान के चलिए। अगर आप प्याज की खेती करते हैं, मैं आपको दोनों प्याज की खेती दिखा सकता हूँ कि मैंने बिना मेहनत की भी की है और मेहनत वाली भी की है। मैंने 4 गुड़ाई की है, उसका प्याज इतना बड़ा है, और जिसकी गुड़ाई नहीं की है उसमें 1 पैसे की मेहनत नहीं की, उसकी प्याज इसका इतना बड़ा है। तो अगर मेहनत नहीं करेंगे किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा, बहुत सिंपल फंडा है। अच्छा, कृषि में जब से तकनीक आया है तब से खेती किसानी में क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ तकनीक से करते हैं, आपको एक सिंपल, मैं कोई भी चीज़ लेके बताता हूँ, चाहे करेला ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, जो भी है, अगर आप उसको जब स्टिकिंग करके चढ़ा देते हैं, बंधाई करके चढ़ा देते हैं, तो फल हमारे ज़मीन में नहीं आते। ज़मीन में क्या होता है कि हमारे जो शत्रु कीट हैं जिनको हम बोलते हैं, उनकी वजह से फंगस इसका अटैक होता है और लगभग 40% हमारे फल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, अगर जहाँ पे हमको 10 किलो पैदा होना था 4 किलो लॉस ही हो गया और 2 किलो की लागत लग जाती है, तो टोटल हमको 4 ही किलो का फायदा मिला। सही बात है। और इसलिए अगर उसको आप बंधाई कर देते हैं और चढ़ा देते हैं तो उसका पूरा फसल मिलता है। पहली चीज़ साइज का बढ़िया मेंटेनिंग और होता आप है। तकनीक का प्रयोग करते ही हैं अभी? आपको दिखा सकता हूँ सर। हाँ, चलिए अभी मैं आपको देखेंगे। फार्म हाउस पहले चलता हूँ, अभी आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए कि क्या क्या है, कैसे। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो कुछ शब्द थे कि विज्ञान विकास की जननी है, और एक शब्द और भी पढ़े थे, विज्ञान विनाश का कारण है, बनेगा या कारण होगा। देखिए, अगर तो इसमें आप किसका समर्थन है, क्या देखिए, विरोध दोनों करते हैं? अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन उसका तथ्य ये है, जैसे कहते हैं विज्ञान विकास की जननी है, ये भी परफेक्ट बात है। एकदम सही। ये विज्ञान की वजह से हम आज विकास कर पाए हैं। नहीं तो हम जो पैदल चलते थे, प्रतापगढ़ पहुंचते थे, हमको हाँ। सुबह से शाम होती थी, हाँ। लेकिन आज अगर हम साइकिल से भी चलते हैं तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। फिर बाइसिकल हो गई, सारी क्या नाम है, मोटरसाइकिल हो गई, फिर कार हो गई। तो ये जरूरी है। लेकिन अब आपने कहा ना कि विज्ञान जो है विनाश का कारण भी है, तो विनाश का कारण कैसे होगा? बहुत सिंपल फंडा है। अगर यही कार आप ले चलते हैं आराम से तो बहुत बढ़िया है। अब इसकी स्पीड अगर लिमिट जहाँ पे 40 किलोमीटर वहाँ 200 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो विनाश का कारण तो बनेगा ही। सही। अब पहले खुद का ही विनाश का कारण बनेगा, चाहे जो भी आप करके देखिए, जो करता है उसी का विनाश पहले होता है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि क्या कोई सरकार या राजनेता लोग किसानों के हित में, उनकी वजह से किसानों के हालात सुधर सकते हैं? बिल्कुल सुधर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाह ले। आपके हिसाब से क्या कदम उठाने चाहिए? लेकिन गवर्नमेंट के चाहने से ही नहीं क्या होता पैसा है। जैसे किसान सम्मान निधि है 6,000 मिलता है, तो इससे क्या फर्क पड़ा होगा? आपने बताइए कि सर, अब पॉजिटिव नेगेटिव। आपको बहुत सिंपल फंडा बताता हूँ। गवर्नमेंट हमारी ड्रिप लगवा रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई फाइल देने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने यहाँ ड्रिप लगवा ले। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा केवल 10 दिन के अंदर ड्रिप लगा था। 10 दिन के अंदर मुझे जरूरत थी, फाइल दी गई, 10 दिन के अंदर मेरा ड्रिप लग गया। अच्छा, इसमें हमारे आशीष जी आए थे, उन्होंने देखा, सर्वे किया और उसके बाद वो लगवा गए। तो जब हमको जिस चीज़, और गवर्नमेंट 90% सब्सिडी दे रही है, आपको केवल 10% देना है। जितना टोटल बजट है उसका 10% देना है, बाकी 90% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो अब आप बताइए, अगर गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है, हम लेना ही नहीं चाह रहे हैं। मकाई को अगर आप बो दीजिए रेन गन के थ्रू,
तो कहते हैं ना बारिश होती है तो मकाई में दाने पड़ते हैं, ये टेक्निकल पॉइंट है। तो जब रेन गन होगी तो 15 मिनट शाम को चला दीजिए, दोपहर में चला दीजिए। तो जब एक बार पत्तों पे पानी पड़ जाएगा, फूल पे पानी पड़ जाएगा, तो वो अपने आप जो है टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है पौधा। तो जब हम खुद फायदा नहीं लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट करेगी क्या, बताइए। सही बात है। गवर्नमेंट आप दे रही है, आपको ड्रिप दे रही है, कई चीजें दे रही है, आप लीजिए तो आगे बढ़ के। एक किसान के रूप में अगर देखा जाए या कहा जाए तो अभी आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब अगर इसके बारे में मैं कहूँ तो बहरहाल चुनौती कोई नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती मार्केटिंग की है, और उसको अब हम लोग अपने ग्रुप के थ्रू जो है इसको सरल करने जा रहे हैं। सरल का तरीका मैं अभी बता दूं, अपने चैनल के थ्रू सारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले सिस्टम पे एक हम अपने ग्रुप के माध्यम से एक ऐसी दुकान बनाएंगे सब्जी की कि मार्केट में केवल एक दुकान रहेगी। उसमें जो लेबर हमारे काम करने वाले रहेंगे, जो मैनेजमेंट वाले रहेंगे, उनका पैसा जो प्रॉफिट उतना ही लिया जाएगा जिससे कि उनकी पेमेंट दी जा सके, और रेट एकदम फिक्स हो जाएगा। तो अगर सब्जी का रेट मान लीजिए 4 रुपए है, यहाँ पे 8 रुपए मिल रहा है किसान को। अच्छा। तो किसान को दलाली देने की जरूरत नहीं है। किसान आया, अपना सामान जमा किया, सब कुछ दिया, तौला दिया, और उसके बाद घर चला गया। उसमें से जो लॉस होगा, जैसे कुछ कच्चे सौदे होते हैं जो कभी कभी लॉस हो जाते हैं, नहीं बिकते हैं, तो वो थोड़ी परेशानी होगी। उसी का हम लोग अभी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उतार चढ़ाव हमारा चल रहा है। और उसके हमारे प्रबंधक जी जो हैं इसमें श्रीवास्तव जी हैं, आलोक श्रीवास्तव जी। अच्छा। और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस पे, और आगे आने वाले समय पे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा वो करेंगे कि हर बड़ी मार्केटों में एक ऐसी दुकानें खोली जाए जहाँ किसान अपना ला करके सामान बेच जाए और पैसा लेके चला जाए। अच्छा। तो इससे शुद्ध, लेकिन इसमें अभी अड़चन कहाँ रही है भी जान लीजिए। अड़चन केवल जैविक और रासायनिक में आ रही है। अच्छा। किसान अभी जैविक में नहीं आ रहे हैं, और हम रासायनिक की दुकान डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है जहर मुक्त भारत। सही बात है। तो इसीलिए मैं अभी, इसीलिए हम थोड़ा पीछे हैं, नहीं तो हमने बहुत पहले प्लानिंग कर ली थी कि इसको हमको कर लेना है। तो सर आज आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी क्लियर हुई कि जो अभी तक मेरे लिए भी एक शॉकिंग चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा। और मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि एक फ़ौजी आज हमारे चैनल में आया, और एक ऐसा फ़ौजी जो अभी तक रिटायरमेंट के बाद भी जवान है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अच्छा, आपको हमारा काम कैसे लगा, इसके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया वहाँ से, और काफ़ी लोग जो है, चूँकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं अभी डाली है इसमें जो कि लोगों के चटखारे लेने का चीज़ हो। जो अपने घर के या जो अपने गांव से जो सिंप्लिसिटी से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस चैनल को लाइक करते हैं कि मेरा घर, मेरा गांव, मेरा परिवार। और जिसको भावनात्मक लगाव ही नहीं है, वही आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सिंपल फंडा है, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आप एक बार दर्शकों बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आपको ले चलें, आपके बच के दिखाएं। जी सर। अब आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा भी चैनल है देसी खेती जुगाड़। आप देसी खेती जुगाड़ सर का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए जी। और अनिल ओझा शो, हमारे ओझा जी का, जिसको आप देख रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब करें। आपको कई ऐसी चीज़ें हम लोग, अब चूँकि हम दोनों लोग साथ जुड़े हैं, और कई ऐसी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे अपने चैनल से भी और ओझा जी के भी चैनल से।